हेलो दोस्तों, आज हम फिर से कक्षा 10वीं एनसीईआरटी विज्ञान का जो आनुवंशिकता पाठ है उसको कंटिन्यू करते हैं, नियमित करते हैं। और उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो मेंडल के प्रयोग पर आधारित है, और वह बिंदु है दो जीनों की वंशागति। पिछले वीडियो में हमने एक जीन की वंशागति को समझा था और उससे मेंडल के जो दो नियम निकलते थे उन नियमों की भी बात किया था। आज हम बात करेंगे दो जीनों की वंशागति। अब इससे बात ये स्पष्ट होती है कि दो जीनों की वंशागति का क्या मतलब होता है। यहां पर मतलब ये होता है कि मुख्य रूप से दो गुणों को लेकर के प्रयोग किया गया, यानी ये एक प्रकार का प्रयोग है दो जीनों की वंशागति के लिए प्रयोग मेंडल का, जिसमें उन्होंने मटर के पौधे के दो गुणों को दृष्टिगत रखते हुए और उनके बीच क्रॉस कराया या परागण कराया। तो आइए समझते हैं वो दो लक्षण या दो गुण ऐसे कौन से थे जिनको लेकर के मेंडल ने प्रयोग कराया। इन्होंने दो जो गुण लिया उनमें से क्या क्या गुण था। एक पहला जो गुण था वो था बीज का आकार, बीज का आकार। और जो दूसरा गुण था वो था बीज का रंग, बीज का रंग। अब देखिए, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि जो मेंडल थे, मेंडल जिन गुणों को लेकर के या जिन लक्षणों को लेकर प्रयोग किए उनके दो विपर्यासी रूप देखने को मिले, यानी 7 गुणों पर उन्होंने प्रयोग किया और 7 के सातों के विपर्यासी यानी विपरीत स्वरूप देखने को मिलते हैं मटर में, ठीक है ना। तो इनके भी विपर्यासी रूप हैं। तो बीज के आकार जो मटर के होते हैं उनमें दो प्रकार देखने को मिलता है। वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है गोल और दूसरा होता है सिकुड़ा, सिकुड़ा या इसी को झुर्रीदार कहते हैं, ठीक है ना। गोल को सिंबलाइज यदि करते हैं यानी प्रतीक चिन्हों के द्वारा तो इसमें से आर आर, ठीक है। और सिकुड़े वाले को जब करते हैं तो स्मॉल आर से करते हैं। इसी प्रकार से जब बीज के रंग की बात आती है तो बीज के रंग के भी दो बीज के रंग के भी दो विपर्यासी रूप हैं, और वो कौन कौन सा है। पीला, पीला और हरा, ठीक है। पीले को हम सिंबलाइज करते हैं यानी पीले का प्रदर्शन हम किससे करते हैं तो हो जाएगा बाई बाई, और हरे का सिंबलाइज हम करते हैं तो हरे को स्मॉल वाई से करते हैं। ये तो बातें हो गई दो जो गुण उन्होंने लिया उन गुणों के सिंबल या उन गुणों के प्रतीक चिन्हों की, ठीक है ना। तो गोल के लिए आर आर है कैपिटल में, सिकुड़े के लिए आर आर स्मॉल में, पीले रंग के लिए बाई बाई है कैपिटल में, और हरे रंग के लिए क्या होता है कौन सा बाई बाई स्मॉल में, ठीक है। इस प्रकार से दो गुणों की बातें हो गई और दोनों के जो विपरीत स्वरूप है उनकी भी बात हो गई। अब बात आती है कि दो जीनों की वंशागति के लिए जो उन्होंने प्रयोग किया उस प्रयोग को समझते हैं थोड़ा सा कि इसमें हुआ क्या है एक्चुअली। तो यहां पर क्या होता है कि जब दो जीनों के लिए प्रयोग किया गया तो इसमें देखिए एक दो पौधे लिए, एक कैसा था, एक का बीज कैसा था गोल था और पीला था। यानी एक जो पौधा लिया वो कैसा था, उसका बीज गोल और पीला था, यानी बीज का आकार कैसा था गोल था और साथ में उसके साथ दूसरा गुण क्या उपस्थित था पीला था, ठीक है। और दूसरा जो बीज उन्होंने लिया तो कैसा था वो सिकुड़ा हुआ था, सिकुड़ा था और साथ में हरा था, ठीक है ना। सिकुड़ा था और हरा था, दो दो गुण देखने को मिले। अर्थात कहना चाहिए कि जो गोल है यह गोल के साथ पीला रंग था और सिकुड़े के साथ हरा रंग था, ठीक है ना। अब इनको यदि सिंबल यानी प्रतीक के द्वारा देखा जाए तो गोल के लिए पहले भी निर्धारित कर दिया गया कि गोल के लिए आर आर और पीले के लिए क्या होता है वाई वाई कैपिटल में होता है, ठीक है। सिकुड़े के लिए स्मॉल आर और जो हरे रंग के लिए है वो स्मॉल वाई होता है, ठीक है। तो अब इनके बीच जो क्रॉस होने से पहले इनका क्या होगा युग्मक जनन होगा। तो इनमें यदि युग्मक जनन की जब क्रिया होती है अर्थात यहां पर क्या हुआ पहले युग्मक जनन की क्रिया हुई, ठीक है। अब युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस की जब क्रिया होती है
तो इसमें से क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। एक जीन इस गुण से आएगा, एक जीन इस गुण से आएगा, ठीक है। तो एक जीन यहां से आया आर और यहां से आया वाई, तो इस प्रकार से क्या हो गया, गोल और पीला। अच्छा, दूसरा क्या है, सिकुड़ा से एक जीन आएगा और एक हरे से आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो जाएगा। इस प्रकार से ये गोल को प्रेजेंट करने वाला जो प्रतीक चिन्ह है वो आर है और पीले को प्रेजेंट करने वाला वाई है, और ये दोनों कैपिटल में। इसी प्रकार सिकुड़े को प्रेजेंट करने वाला कौन है, स्मॉल आर है, और हरे को प्रेजेंट करने वाला क्या है, स्मॉल वाई है। ठीक है। अब हुआ क्या कि इनके बीच क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यानी पर परागण होगा। ठीक है, यानी ये पूरा पर परागण की क्रिया हो रही है, ये जो है ये पर परागण हो रहा है, पर परागण। ठीक है। अब इस पर परागण की क्रिया में जब अगला स्टेप होगा युग्मक जनन के बाद निषेचन आएगा, तो निषेचन के दरमियान क्या होगा, ये क्रॉस करेगा इससे, यानी इन दोनों पर निषेचन होगा। तो निषेचन के बाद जो संतति बनेगी, जो पौधे बनेंगे वो कैसे बनेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, एक आर, यानी चूंकि एक गुण के लिए जो जीन है एक साथ रहेंगे, तो गोल यानी बीज के आकार वाले जो जीन होंगे वो एक साथ होंगे। तो बीज के आकार का कौन सा है, इधर कैपिटल आर है, इधर स्मॉल आर है, तो दोनों एक साथ आ जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से यदि देखें तो बीज के रंग की बात, तो यहाँ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई और ये हो जाएगा स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से F1 जो पीढ़ी है, F1 पीढ़ी, इस F1 पीढ़ी में सभी जो पौधे थे, यानी पौधों जो बीज थे वो कैसे हुए, गोल और पीले हुए, गोल व पीले। ठीक है। इसका क्या मतलब निकला, गोल और पीले होने का क्या मतलब हुआ कि जो बीज का आकार है उनमें से जो गोल है, गोल स्वरूप है, वह सिकुड़े पर प्रभावी है, और बीज का जो रंग है उसमें से जो पीला रंग है वह हरे पर प्रभावी है। ठीक है, यानी गोल सिकुड़े पर प्रभावी है और पीला हरे पर प्रभावी है। इसलिए ये डोमिनेंस स्वभाव होने के कारण यहां पर F1 पीढ़ी में, यानी प्रभावी होने के कारण F1 पीढ़ी के सभी पौधों के जो बीज थे वो कैसे निकल गए, गोल व पीले निकल गए। ठीक है। अब F1 पीढ़ी के पश्चात F2 पीढ़ी के लिए जब इनका स्वपरागण होता है, ठीक है ना, F2 पीढ़ी के लिए जब स्वपरागण की क्रिया इनकी होगी, सेल्फ, यानी इनके बीच स्वपरागण की क्रिया होगी, तो इस स्वपरागण के पहले क्या होगा, पहले युग्मक जनन की क्रिया होगी। तो इसमें से जो प्राप्त पौधे होंगे वो पौधे, क्योंकि जितने भी हैं, क्योंकि F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए हैं वो सभी गोल और पीले थे, अब इनमें से हम जो पौधे लेंगे वो एक मेल लेंगे एक फीमेल लेंगे, और इसके पश्चात फिर क्या करना है, इनके बीच युग्मक जनन की क्रिया होगी। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सुधार करके, कि यहां से हमने ले लिया एक आर और वाई और वाई, यानी इसको हमने ले लिया मेल, और दूसरी तरफ हमने ले लिया आर आर वाई वाई, इसको हमने ले लिया फीमेल। ठीक है। अब इनके बीच क्रॉस होगा उससे पहले युग्मक जनन की क्रिया होगी, तो युग्मक जनन की क्रिया में, युग्मक जनन की क्रिया जो होगी, ठीक है ना, उस क्रिया में 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। इसमें कितने प्रकार के बनेंगे, 4 प्रकार। 2 गुण है इसलिए इसमें कितने, और वो भी गुण समान नहीं है, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के जीन है, इसलिए इनमें 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। वो कौन कौन से बनेंगे, एक बार कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है, फिर एक बार कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर एक बार बनेगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और फिर एक बार बनेगा कौन सा, स्मॉल और स्मॉल। इस प्रकार से 4 युग्मक इसमें बनेंगे। तो 4 युग्मक किसके, मेल के, और 4 युग्मक किसके, फीमेल के। तो इस प्रकार इनके बीच जब स्वपरागण की क्रिया होगी तो उसका चार्ट हम पहले से ही बना लिए हैं, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए इस चीज को हम पहले से रेडी करके रखे हुए हैं। अब इनका केवल आंकड़ा लगाना है, आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करना है। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो 4 युग्मक जो बन रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसके रंग की यदि अभिव्यक्ति देखें तो गोल पीला, गोल हरा, फिर सिकुड़ा पीला, और फिर इसमें क्या हो जाएगा,
यहाँ पर सिकुड़ा और हरा, ये प्रेजेंटेशन की बातें हो जाती है। लेकिन ये है क्या, अभी युग्मक है। अब इन युग्मकों का क्या होगा, निषेचन होगा। तो निषेचन 4 हमने बताया कि 4 युग्मक कहां से आए, मेल से आए, और 4 युग्मक कहां से आएंगे, फीमेल से आएंगे, और इनके बीच क्या होगा, निषेचन होगा। तो जब निषेचन होगा तो इस चार्ट में आप देखिए, चूंकि लंबा ये प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पर 4 युग्मक इधर से रखे गए हैं। इसको आप मान लेते हैं ये जो पार्ट है ये काहे के लिए है, फीमेल के लिए है, और ये जो है ये किसके लिए है, ये मेल के लिए। ये सभी मेल के युग्मक है और ये सभी फीमेल के युग्मक है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब जब इन दोनों के बीच क्रॉस होगा तो देखिए हर टेबल में आपको जिस तरह से आप गुणा करते हैं, जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको उसके हिसाब से देखिए। इन दोनों टेबल में आप देखिए, यहां भी कैपिटल आर, यहां भी कैपिटल आर, तो आर आर हो गया, यहां भी कैपिटल वाई, यहां भी कैपिटल वाई, तो यहां क्या हो गया, वाई वाई हो गया। तो इस तरह से एक क्या बन गया, यहां पर एक जीव पर बन गया, यानी एक पौधा इस तरह से बनेगा, यानी वही जीन आ गए। ठीक है, वही यहां पर चारों के चारों जीन यहां इकट्ठे हो गए 2 गुणों के लिए। इसी प्रकार से सब में देखें, दूसरे टेबल में देखें तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी प्रकार से जो प्रयोग यहां पे देखें तो क्या हो जाता है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। यदि आपको ये देखने में दिक्कत होती होगी तो थोड़ा जूम करके देख लेंगे तो मुझे लगता है कि पूरी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ है ये सारी चीजें। ठीक है, तो कलर जरूर हम इसमें नहीं दे पा रहे हैं, बाकी सारी चीजें लिखी वही हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। तो जब इनका क्रॉस होता है, यानी एक दूसरे से गुणा हो रहा है दिखाने के लिए उन चीजों को, और हो क्या रहा है, निषेचन इनके बीच में, तो ये सभी के सारे क्या बन रहे हैं, ये जीव बन रहे हैं, यानी इतने सारे पौधे बन रहे हैं। जो कुल मिलाकर के 4 युग्मक मेल और फीमेल के होने से 16 क्या बनते हैं, पौधे बन रहे हैं यहाँ पे। अब मटर के पौधे 16 बन रहे हैं, इनमें कैलकुलेशन करें कि कौन कौन से प्रकार के पौधे बनते हैं। तो देखिए यहां से आर वाई से स्टार्ट करो, तो जब यहाँ आर वाई है तो इसका पहले इसके साथ क्रॉस हुआ, फिर इसका इसके साथ क्रॉस हुआ, फिर इसका इसके साथ क्रॉस हुआ, फिर इसका इसके साथ हुआ, तो इस प्रकार से 4 प्रजातियां बन गई। फिर दूसरे टेबल में हम आए तो यहां से इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। इस प्रकार से पूरी चीजें जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर 4 प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं। अब वो 4 प्रकार के पौधे कौन कौन से हैं थोड़ा देखिएगा, तो हम यहां साइड में लिख लेते हैं। पहले प्रकार के जो पौधे होंगे गोल और पीले होंगे, गोल पीले। अब ये इनकी संख्या हम गिनते हैं। दूसरे प्रकार के पौधे होंगे गोल हरे। तीसरे प्रकार के जो पौधे होंगे वो हो जाएंगे सिकुड़े पीले, सिकुड़े पीले। चौथे प्रकार के पौधे होंगे सिकुड़े हरे। ये 4 प्रकार के मटर के पौधे प्राप्त होंगे, सिकुड़े हरे। ठीक है, अब इनकी संख्या हम गिन लेते हैं यहां पर, क्योंकि पहले से ही ये सारी चीजें फिट है। एक चीज हम आपको यहां पे और बताना चाहेंगे कि चूंकि जहां पर कैपिटल आर रहेगा वहां पर गोल बीज ही बनेगा, प्रेजेंट करेगा, और जहां पे कैपिटल वाई रहेगा वहां पर पीला रंग ही अभिव्यक्त होगा। ठीक है, यानी कि गोल के प्रेजेंटेशन के लिए केवल एक कैपिटल आर होना चाहिए, और पीले रंग के प्रेजेंटेशन के लिए, अभिव्यक्ति के लिए केवल कैपिटल वाई एक होनी चाहिए। ठीक है ना, तो जहां पर ऐसा प्रेजेंट हो रहा है तो समझ लो वहां पर गोल पीले बन रहे हैं। और रही बात हरे और सिकुड़े के लिए, तो दोनों जीन होने चाहिए स्मॉल स्मॉल में, तभी वो अभिव्यक्त होंगे। तो आइए गिनते हैं गोल पीले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 और यहां पर देखें तो ये हो गए 9। कितने हो गए, 9 हो गए। 9 यहां पर हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 9। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम गोल हरे देखते हैं तो देखिए यहां तक तो पूरा हो ही गया है। गोल हरे 1, फिर गोल हरे 2, फिर इसके बाद यहां पर देखें तो गोल हरे यहां पे लास्ट में 3, तो कितने हो गए, यहां पर 3 हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सिकुड़े और पीले यानी झुर्रीदार पीले, तो झुर्रीदार पीले में यदि देखें तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा आप देखें तो यहां पर है। तो इस प्रकार से ये भी कितने हैं, 3 है। और अब जब बात आ जाती है सिकुड़े और हरे की, तो सिकुड़े हरे में केवल एक प्रजाति यहाँ पे उपस्थित है, वो 1 है। अब टोटल काउंट यदि कर ले तो 9 3 12 3 15 और 1 16 की संख्या निकल आती है। कैलकुलेशन आपका सही है। इसका मतलब ये हो कि गोल और पीले, गोल पीले कितने बने,
9 बने। गोल हरे कितने बने? 3 बने। सिकुड़े पीले कितने बने? 3 बने। और सिकुड़े हरे कितने बने? 1 पौधे प्राप्त हुए। तो इसका मतलब ये कि गोल और पीला ज्यादा प्रभावी रहा है, इस वजह से इनकी संख्या ज्यादा निकल के आती है। परंतु एक चीज यहां पे और देखने को मिलता है कि जो गोल के साथ जो रंग था प्रभावी, वह कौन था? पीला था। परंतु आप यहां देखिए कि गोल के साथ केवल पीला नहीं रहता है, गोल के साथ हरा रंग भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार से सिकुड़े के साथ जो शुरुआत में हमने रंग लिया था वह कौन सा लिया था? हरा लिया था। लेकिन सिकुड़े के साथ पीला रंग भी हो रहा है, यानी क्रॉस हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? ये गोल के साथ यहां हरा भी हो सकता है और सिकुड़े के साथ पीला भी हो सकता है। इसका मतलब ये लक्षणों की जो वंशागति होती है, जीनों की जो वंशागति होती है, वह स्वतंत्र रूप से होती है, कोई किसी के साथ बंध कर नहीं रहता है। तो मेंडल की इस प्रयोग से, दो जीनों की वंशागति के प्रयोग से यह बात स्पष्ट होती है कि जो जीनों की वंशागति होती है वह पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतंत्र रूप से होती है। कोई भी जो जीन होता है वह प्रभावी हो अथवा अप्रभावी, ना ज्यादा देर तक वह प्रभावी बना रह सकता है और ना ही ज्यादा वो अप्रभावी रह सकता है। एक निश्चित समय के पश्चात वह अभिव्यक्त होता है और साथ ही साथ जीनों जो लक्षण होते हैं, उनकी जो वंशागति होती है, जो जीनों की वंशागति होती है, वह स्वतंत्र रूप से होती है। यह कौन सा नियम है? यह मेंडल का तीसरा नियम है, जिसको कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन, अपव्यूहन का नियम, ये तीसरा नियम है मेंडल का। पहला नियम हमने एक जीन की वंशागति में देखा था, जिसको क्या कहा था? प्रभाविता का नियम। फिर दूसरा उसी एक जीन की वंशागति में देखा, जिसको विसंयोजन या उसी को पृथक्करण का नियम कहेंगे। और तीसरा हमने देखा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो दो जीनों की वंशागति पर आधारित है। इस प्रकार से मेंडल के ये 3 नियम बहुत ही प्रभावी, बहुत ही महत्वपूर्ण और आनुवंशिकता के लिए, वंशागति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए। मेरा ख्याल है कि आपको यह समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की दिक्कत होती है समझने में आपको, तो एनसीईआरटी में आपको पूरा लिखा हुआ है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर से आपको जो समस्याएं होंगी उनका समाधान हम करेंगे मिलकर के। तो चलिए अगले टॉपिक तक हम फिर से अपने वाणी को विराम देते हैं और यहीं पर अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। जय हिंद।